नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी की क्लास की सीरीज में यह चौथी क्लास है। उद्देशिका का पार्ट 2 है यह। इसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ बची हुई चीज़ों को हम कवर करेंगे, जैसे कि अलग अलग लोगों का प्रस्तावना के संदर्भ में विचार। कुछ लोगों ने प्रस्तावना को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो नाम देखना पड़ता है। उनका अपना स्टेटमेंट कथन है, उन्होंने प्रस्तावना को ऐसा बोला हुआ है, वहाँ से सवाल बनते हैं, उसको देख लेते हैं। और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन और वाद, ये दो टॉपिक बचा हुआ है, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों का हम कथन देखेंगे जो उन्होंने नाम दिया हुआ है प्रस्तावना को संदर्भ में, व्यक्ति, और उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है प्रस्तावना को। जैसे एक लोग हैं, इनका नाम है N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा हुआ है कि उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। उद्देशिका को इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा। दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी, इन्होंने कहा हुआ उद्देशिका संविधान का पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। अगले हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर जी, इन्होंने कहा हुआ है कि उद्देशिका या प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगले हैं कि डॉक्टर K.M. मुंशी। इन्होंने कहा हुआ है कि उद्देशिका संविधान की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। अगले हैं डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने कहा हुआ उद्देशिका संविधान की आत्मा है। जन्म कुंडली वाला जो कथन है वो K.M. मुंशी का है, और डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव कथन है कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। इतने कथन जरूरी हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से इन चीजों को देख लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा हुआ है प्रस्तावना को, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपना विचार कहा है, K.M. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा का। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। तो अम्बेडकर जी के द्वारा प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा गया है, ना कि संविधान की आत्मा कहा गया है। इनके द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया है। तीन चीजों में कंफ्यूज मत रहेगा। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा। तो कथन ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये कथन जरूरी होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। चलिए इसके आगे हम संशोधन को देखते हैं। अब संशोधन को कवर करते हैं। देखिए, संविधान में हमारे संशोधन की व्यवस्था है। संशोधन तीन प्रकार से हो सकते हैं, कठोर कुछ प्रावधान है, कुछ निम्न प्रावधान है, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था है। देखिए, एक वाद है बेरुबारी वाद। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में संशोधन हो ही नहीं सकता है। एक वाद है बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद मतलब होता है मुकदमा। कोई मैटर जब पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो वाद होता है, मुकदमा होता है। तो बेरुबारी वाद 1960 के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। और जब अंग नहीं है तो उन्होंने कहा कि उद्देशिका में संशोधन भी नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये कथन है, ये निर्णय है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। फिर 1960 के बाद एक दूसरा मैटर आया जो बड़ा फेमस मैटर है, बड़ा फेमस वाद है, केशवानंद भारतीवाद। भारतीवाद
1973 का मैटर है। इसमें बहुत सारी चीजों से संबंधित ये मैटर है। विवाद, इस वाद में केवल एक ही मैटर उद्देशिका का नहीं था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। बहरहाल ये जो वाद है ये फेमस किस चीज के लिए है? संविधान के मूल ढांचा के लिए है। इसमें संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया। इस संविधान का मूल ढांचा क्या है? जैसे देखो, हमारा संविधान बहुत विस्तृत है, उसमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कभी बदले नहीं जाएंगे, जो संविधान के लिए रीढ़ के समान है, जो संविधान के लिए रीढ़ है। समझ लीजिए जैसे मकान का पिलर होता है, जैसे पूरा मकान टिका हुआ है, अगर पिलर को तोड़ दोगे मकान गिर जाएगा। उसी तरीके संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मकान के पिलर या नींव के बराबर हैं, उसको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा पूरा मकान गिर जाएगा, उस तरीके से है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रावधान हैं, उसमें से कुछ बता देते हैं आपको। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन है, लोकतंत्र, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। गणतंत्र, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। समाजवाद, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। अखंडता, ये जो प्रावधान है, ये सब जो आपको दिख रहे हैं संविधान की विशेषताएं जो दिख रही हैं, ये संविधान की ऐसी विशेषताएं हैं जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ लोग भयभीत रहते हैं संविधान को पूरा सरकार बदल देगी। कोई भी किसी पार्टी सरकार पूरे संविधान को बदल नहीं सकती है, क्योंकि संविधान में जो संशोधनीय जो प्रावधान है उसी में संशोधन हो सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती है, वो तय है पहले से, मूल ढांचे को में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ है वह मूल ढांचा है, जो मूल ढांचा है उसको किसी भी पार्टी सरकार, कोई भी सत्ता डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उसको संशोधित नहीं कर सकती है। तो पहले वाद में कहा कि उद्देशिका में संशोधन होगा नहीं, संविधान का अंग नहीं है। दूसरे वाद में कहा कि संशोधन हो सकता है। केशव भारती वाद में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है और उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब ऐसा पार्ट जो अलग नहीं हो सकता है। उद्देशिका समझिए कि जैसे शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में दिल होता है, वैसे संविधान में उद्देशिका है, दिल के समान है, अभिन्न अंग। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। और इसी में सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आता है कि किस वाद में संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट किया गया। तो यही केशव भारती वाद, इसी मूल ढांचे को स्पष्ट किया गया और इसी वाद में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संशोधन उद्देशिका में हो सकता है, परंतु जो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लक्षण हैं उसको कभी विनष्ट या खत्म नहीं किया जाएगा। बाकी संशोधन हो सकता है, दायरे में रह करके, सीमा में रह करके संशोधन हो सकता है। तो संशोधन एक बार किया भी गया। अब संशोधन कब किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में उद्देशिका में पहली बार संशोधन किया गया और आखिरी बार। अभी तक संशोधन उद्देशिका में नहीं हुआ है, केवल उद्देशिका में एक ही बार संशोधन ही हुआ है 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। तो 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन शब्द जोड़ा गया उद्देशिका में? समाजवाद जोड़ा गया। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि समाजवाद उद्देशिका में कहाँ पे आता है। वो समाजवाद 1976 में जुड़ा था, पहले नहीं था। मूल संविधान की उद्देशिका में समाजवाद शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्षता, अखंडता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में 42वें द्वारा, क्योंकि 73 में स्पष्ट किया गया कि मूल ढांचा क्या है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मूल ढांचे का जो सिद्धांत लागू होता है वो 24 अप्रैल 1973 से लागू होता है। ये डेट है, तो ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल 1973 से मूल ढांचे सिद्धांत लागू हुआ और उसके बाद 76 में संशोधन हुआ। समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब यहाँ पर मैंने कल आपको स्पष्ट लेकिन फिर बता दे रहा हूँ दोबारा। समाजवाद हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। इससे संबंधित एक वाद है डीसी नकारावाद। डीसी नकारावाद 1982 का वाद है ये। इसमें बताया गया भारत में जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है,
लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये होता है कि सरकार जो काम करेगी, जो योजना लाएगी, जो पॉलिसी लाएगी, सबके लिए लाएगी। सरकार जो काम करेगी सबके लिए करेगी, किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगी। जो योजनाएं लॉन्च होंगी वो सबके लिए होंगी। ये समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद ये है। पंथ निरपेक्षता, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहरहाल ये विवादित मैटर है, मैं इन सब चीज़ों बोलना नहीं चाहता हूँ। भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे उद्देशिका में लिखा गया है पंथ निरपेक्षता, और यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसका मतलब होता है कि सरकार किसी धर्म को मान्यता नहीं देगा। सरकारी स्तर पर सरकार सभी धर्मों के साथ तटस्थ भाव अपनाएगा, तटस्थ व्यवहार करेगा, न्यूट्रलिटी अपनाएगा। ना तो किसी धर्म का विरोध करेगा, ना तो सहयोग करेगा। जो धर्मों का अपना सिस्टम है। अब ये जो समाजवाद है, आपको पता होगा डीपीएसपी का अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43, 47 डीपीएसपी के इतने सारे अनुच्छेद हैं जिसमें समाजवाद दिखता है। दूसरा, पंथ निरपेक्षता, भारत में कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों के साथ एक साथ व्यवहार अपनाएगा। अब इसलिए धार्मिक छूट हमारे यहाँ मौलिक अधिकार में भाग 3 धार्मिक छूट दिया गया है। अब जो मौलिक अधिकार है उसमें आप देखे होंगे 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक छूट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहें, विकास करें, देश का विकास करें, राष्ट्र का विकास करें, नाम रोशन करें। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता का भाव हमारे यहाँ है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अखंडता, देखिए अब ये यहाँ पर एक शब्द और होता है, एकता। लोगों को लगता है कि एकता अखंडता एक ही चीज है, नहीं, अलग अलग चीज है। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जिसका मतलब होता है किसी समुदाय के लोगों को एकजुट करना, यह मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। जबकि अखंडता एक भौगोलिक विचारधारा है, जो किसी देश के राज्यों को एकजुट या एक सिस्टम में बांधे रखने का प्रयास करता है। जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज हैं, वो भारत से नहीं अलग होंगे। भारत के सभी राज्य भारत के अंतर्गत आएंगे, कभी भारत से अलग नहीं होंगे। यह अखंडता का विचार है। भारत के अंदर विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भारत की भावना यह है कि भारतीय है। वो लोगों से कहते हुए आपने सुना होगा कि पहले हम इंडियन हैं, फिर इस धर्म या जाति किसी विशेष जाति के या धर्म के हैं। तो विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं भारत में, उसके बाद सबसे पहले वो राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाते हैं। यह अखंडता है। अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मानने से पहले वो भारतीय मानते हैं। यही अखंडता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।